नमस्कार साथियों, मैं संजना मैम इस प्रयाग नगरी में ज्ञान गोदावरी यूट्यूब चैनल पर मैं बहुत बहुत आपका आर्थिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं डिक्री का दूसरा रूप। तो हमने देखा था डिक्री क्या होती है। डिक्री दो प्रकार की होती है, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री। जब प्रारंभिक डिक्री की हम बात करते हैं तो वो डिक्री कब दी जा रही है और अंतिम डिक्री कब दी जा रही है। तो अब बात आती है डिक्री यानी कि सेक्शन नंबर 2 का 2, और इसके साथ हम रीड कर देंगे सेक्शन नंबर 2 का यानी 14, जिसमें बताया गया है क्या, आदेश। तो डिक्री क्या है और आदेश क्या है। तो हमने देखा था डिक्री एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, किस बात का, पक्षकारों के अधिकारों का। पक्षकारों के अधिकारों का किसी विवादग्रस्त विषयों पर, पक्षकारों के अधिकारों का विवादग्रस्त विषयों पर एक तरीके से फाइनल निर्धारण कर दिया गया हो। तो डिक्री क्या है, एक तरीके से फॉर्मल एक्सप्रेशन है, यानी कि एक तरीके से देखा जाता है ऐसी प्रारूपिक अभिव्यक्ति है। और किस बात की, जो पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण कर दिया गया हो तो ये डिक्री में शामिल हो जाता है। तो हमने देखा 2 का 2 डिक्री, और जब हम बात करते हैं ऑर्डर की तो यानी कि अगर हम देखेंगे 2 का 2 डिक्री, तो पहले हमने बात समझी कि डिक्री क्या है, तो आपकी बात समझ में आ गई है। डिक्री क्या है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, किसका है, पक्षकारों के अधिकारों का, और कंक्लूसिव रूप से निर्धारित हो चुका है, निश्चयक रूप से अवधारित कर दिया गया हो। अब बात इसमें आती है, यानी कि ये हो गई आपकी डिक्री, और ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 2 का हम देख लेंगे 14, जिसमें दिया है आदेश। तो हर आदेश की अपील नहीं की जा सकती है। तो आदेश क्या होते हैं, आदेश एक भी हो सकता है और कई सारे भी हो सकते हैं। तो डिक्री क्या है, डिक्री की अपील और रिवीजन होगा, क्योंकि वो फाइनल एक्सप्रेशन है। जब हमने बात की थी पिछले टॉपिक में डिक्री, तो हमने आपको समझा दिया था डिक्री क्या है, एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, किस बात का, पक्षकारों के अधिकारों का। यहां आपकी बात खत्म हो जाती है, और ऑर्डर कई सारे हो सकते हैं, अभी ज्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे। अब बात क्या आती है कि डिक्री क्या होगी, या तो प्रारंभिक होगी या अंतिम होगी। तो प्रारंभिक हो सकती है और अंतिम हो सकती है, पार्टली प्रारंभिक हो सकती है, पार्टली अंतिम हो सकती है, यानी अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम डिक्री हो सकती है। और कभी भी फाइनल डिक्री एकदम से नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके लिए पहले प्रीलिमिनरी डिक्री पास ना कर दी गई हो। और इसका एग्जीक्यूशन कराना है तो कहां चले जाएंगे हम, इसका एग्जीक्यूशन कराना है हमको ऑर्डर नंबर, हम चले जाएंगे 21 में, और इसके साथ हम पढ़ लेंगे सेक्शन नंबर 36 से लेकर 74 तक। ये बात आपकी आ गई कि ये एक तरीके से इसकी प्रक्रिया कहां होगी कि डिक्री का जो निष्पादन कराया जाएगा वो कहां कराया जाएगा, ऑर्डर नंबर 21 में कराया जाएगा। और सेक्शन नंबर 36 से 74 कई सारी चीजें उसमें हैं जो हम आपको आगे आगे बताएंगे कि कैसे कैसे इसको आपको कराना है, कैसे निष्पादन होगा, कौन सा न्यायालय होगा जो इसके लिए आदेश दे सकता है। अब बात आती है आपकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि विधिक प्रतिनिधि, सेक्शन नंबर 211 जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अब सेक्शन नंबर 211 की अगर हम बात करते हैं विधिक प्रतिनिधि, तो विधिक प्रतिनिधि कौन होता है। अब बात आती है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, तो एक तरीके से देखिए कानूनी प्रतिनिधि जिसको विधि की दृष्टि में उस पर काम करने के लिए अधिकार दे दिया गया हो। तो इसके लिए हम सेक्शन देखेंगे 211, समझ के चलिएगा। सेक्शन नंबर हम देखेंगे इसके लिए 211। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, विधिक प्रतिनिधि क्या होता है, तो इसमें भी हमें जानना है। तो इसको आप क्या करेंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो क्या क्या हो गया समझिए। तो सेक्शन नंबर 50 हो गया आपका, कौन सा सेक्शन 50, यानी कि सीपीसी। फिर उसके बाद क्या हो गया, सेक्शन नंबर
394, यानी कि ये किस चीज का है, सीआरपीसी का हो गया। अब एक और होने वाला है जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की हम बात करेंगे, और वो हो जाएगा आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 18, वादों के पक्षकार और उनके प्रतिनिधि। तो अब बात यहां पे हम थोड़ा सा ऑर्डर नंबर, हम यहां पे ऑर्डर नंबर एक और देख लेंगे, 32 सीपीसी। तो सेक्शन नंबर 50 सीपीसी आपको देखना है, सेक्शन नंबर 394 सीआरपीसी देखना है, ऑर्डर नंबर 32 जिसको कहा जाता है नेक्स्ट फ्रेंड, वो भी आप देख लेंगे, और यहां पे एक और देख लेंगे आप सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 19 एविडेंस एक्ट। सेक्शन नंबर 18, 19 ये आप देख लेंगे। जो विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि जब हम बात करते हैं कि कानूनी प्रतिनिधि का रूप क्या है, तो ऐसा व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपदा पर, ऐसा व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपदा पर विधि की दृष्टि से क्या करता है, अपना प्रतिनिधित्व करता है। समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से देखिएगा कि जब अगर हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 211 की, तो विधिक प्रतिनिधि की बात आती है, इसको कैसे इसका हक दिलाया जाए, तो ये हम देख लेंगे सेक्शन नंबर 50 में सीपीसी, और 394 सीआरपीसी में भी ये बात कह दी है, अगर मामला अपील में है और जो व्यक्ति, मामला जिसका अपील में है, वो व्यक्ति मर जाता है, तो कौन आएगा भाई, ये आएंगे, इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके एक एप्लीकेशन लगाएंगे कि मैं इनका प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। तो चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, चाहे वो अच्छा करे चाहे बुरा करे, प्रतिनिधित्व तो कर रहा है ना। तो कहने का हमारा मतलब होता है कि विधि ने जिसको ऑथराइज कर दिया है कि वो व्यक्ति आके कोर्ट में आके उसके बारे में एविडेंस दे, कोर्ट में आके बताए कि वो उसका कैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। भाई साबित करो, तो हम लोग पढ़ के आए थे ना, प्रूफ दिस प्रूफ नॉट प्रूफ। तो बात आती है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा, तो वो व्यक्ति होगा जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव में शामिल हो जाएंगे, जो कि कानूनी दृष्टि से उसका प्रतिनिधित्व करता है। अब वो हमारे अपने भी हो सकते हैं या बाहर के भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमारे अपने ही हो, लेकिन विधि ने जिसको ऑथराइज कर दिया हो कि आप आ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। ऐसे आपको बात समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि कंडीशन ऐसी बनती है कि मान के चलिए एक सूट ये चल रहा है, एक सूट ये चल रहा है। अब जिसका ए पार्टी है ये, तो ये तो होगा प्लेंटिफ, ये होगा डिफेंडेंट। अब मान के चलिए ये प्लेंटिफ हैं, अराइजिंग टू सूट, ये प्लेंटिफ है, और प्लेंटिफ ने सूट दाखिल किया और करने के बाद ये मर जाते हैं, तो क्या खत्म हो जाएगा मामला? नहीं हो जाएगा। कौन आएंगे? यानी कि इनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो इसमें शामिल हो जाएंगे और सूट जारी हो जाएगा। इसी तरीके से सीआरपीसी में जैसे अपील का प्रोविजन है, चैप्टर नंबर 29 आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे 372 से जब जाता है तो 394 में आप देखेंगे सीधा सीधा दिया हुआ है कि उसका जो प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है, जो कि जिसने अपील की थी और वो व्यक्ति मर जाता है, तो अपील को जारी रखा जा सकता है, अपील खत्म नहीं हो जाएगी। तो वो कौन सा व्यक्ति होगा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, वो इसका प्रतिनिधित्व करेगा। इसी तरीके से इंडियन एविडेंस एक्ट में आप देख लीजिए, जब हम देखते हैं एडमिशन, तो एडमिशन में करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी शामिल हो जाते हैं। ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव विधि की दृष्टि से काम करेंगे, चाहे वो प्लेंटिफ के हो चाहे डिफेंडेंट के हो, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो कौन होंगे जो उसमें दखलंदाजी करते हैं और उनको विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया गया है। तो उस पक्षकार के मरने पर जिसको वह संपत्ति न्यायगत होती
जाती, वो कौन होगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, और जिस पर वाद लाया गया हो। अब हम इसको एक तरीके से समझते हैं। अब इतना आपने समझ लिया कि कौन होता है जो मरने वाले की संपत्ति पर न्यायगत होता, लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो होगा। जैसे पिता के बाद पुत्र, पुत्री, पत्नी और भी जो लोग हैं, तो जरूरी नहीं है कि कोई भी हो। तो जिनको विधि ने इस चीज के लिए एम्पावर्ड कर दिया गया है, तो अब आप एक लाइन में समझेंगे कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है। तो अब हमको यहां समझ में आएगा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव का रूप क्या है। तो एक बार आप देखिए कि विधिक प्रतिनिधि को सेक्शन नंबर 2(11) की बात करते हैं, तो कौन होगा ऐसा लीगल रिप्रेजेंटेटिव? तो आप एक लाइन में बताएंगे, जो मृत व्यक्ति की संपत्ति पर काबिज हो जाए। काबिज हो जाए, एक लाइन में समझिएगा। तो जो मृत व्यक्ति की संपत्ति पर काबिज हो जाए, और वो कोई भी हो सकता है, उसकी संपत्ति पर क्या कर रहा है? उसकी संपत्ति पर दखल अंदाजी कर रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है, कर रहा है। तो जब अगर हम बात करते हैं कि ऐसी मृत व्यक्ति की संपत्ति पर दखलंदाजी कर रहा है, जो व्यक्ति मृत है और वो उसको संपत्ति न्यायगत होती उसके मरने के बाद, वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव में शामिल हो जाएंगे। अब बात आती है कि इनको जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो इनकी प्रॉपर्टी इनको कैसे दिलाई जाए? तो फिर आप चले जाइए ऑर्डर 21 में, ऑर्डर 21 में चले जाइए कि जो निष्पादन न्यायालय होगा, तो वो क्या कराएगा? उसको एग्जीक्यूट करा देगा प्रॉपर्टी। तो बात आती है कि आपने एक लाइन में समझ लिया लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऐसे लोग होते हैं जो उस पक्षकार के मानने पर जिसको संपत्ति न्यायगत होती है और जो वाद ला सकता है, वही होता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अब जो न्यायालय ठीक समझे तो उसको एक्सेप्ट करे, उसको एक्सेप्ट ना करे, तो इसके लिए क्या लाना पड़ेगा? इसके लिए प्रूफ लाना पड़ेगा। अगर प्रूफ नहीं है, आपके पास एविडेंस नहीं है, तो आप कुछ नहीं है, तो आपको साबित करना पड़ेगा ना। तो कहां साबित करेंगे आप? तो आपको साबित करना पड़ेगा सेक्शन नंबर 101, 102 एविडेंस एक्ट। 101, 102 एविडेंस एक्ट। और सिविल मामलों में तो सबसे अच्छी बात आपको और मिल जाती है, सेक्शन नंबर यानी कि 91, 92 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अब हम बात करते हैं कि आप 3 लाइन में बता देंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो है जो मृत व्यक्ति की संपत्ति पर न्यायगत होता और उसके मरने के बाद उसको संपत्ति मिलती, वही लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। सेक्शन नंबर 211, इसके साथ आप पढ़ लेंगे सेक्शन नंबर यानी का 50, और उसी के साथ आप पढ़ लेंगे सेक्शन नंबर 394 सीआरपीसी, उसी के साथ थोड़ा सा एविडेंस देख लेंगे। तो ये बात आ जाती है आपकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव की। अब थोड़ा सा बात आते हैं हम कि सेक्शन नंबर 50 की थोड़ी सी बात ले लेते हैं कि सेक्शन नंबर 50 क्या कहता है। तो समझिएगा, सेक्शन नंबर 50 की जो बात अगर करें तो सेक्शन नंबर 50 क्या कहता है कि जब अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपनी संपत्ति का निष्पादन कराना चाहता है और बताना चाहता है कि मेरी जो प्रॉपर्टी थी वो मुझे मिल जाए, तो बात आती है क्या वास्तविक रूप से वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव था? वास्तविक रूप से वो
उस संपत्ति में काबिज था, वास्तविक रूप से वो उन चीजों को समझता था, तो इसका मतलब हर व्यक्ति एक सक्षम साक्षी होगा, एज ए कॉम्पिटेंट विटनेस होगा, अगर वो पागल ना हो। तो हर व्यक्ति सक्षम साक्षी है। जैसे कि हम लोग सेक्शन नंबर 13 पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में, कि अनबॉर्न चाइल्ड भी क्या कर सकती, अपनी प्रॉपर्टी ले सकता है, लेकिन उसका यूज कब करेगा, जब वो एक तरीके से बालिग हो जाएगा। तो कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, विधि की दृष्टि से विधिक प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो व्यक्ति मर गया है उसकी संपत्ति में न्यायगत हो जाता है, यानी वो भी पक्षकार है। तो बात आती है कि ऐसा व्यक्ति को अगर संपत्ति का निष्पादन कराना है, तुष्टि कराना है, तो जहां डिक्री तुष्टि किए जाने से पहले निर्णीत ऋणी की मृत्यु हो जाती है, वहां वो क्या करता है, डिक्री धारक डिक्री पारित करने वाले न्यायालय से आवेदन कर सकेगा। अब डिक्री होल्डर और जजमेंट डेप्टर की हम बात पढ़ेंगे। तो ऐसा डिक्री धारक अपनी बात उस न्यायालय से कह सकता है कि हमारी प्रॉपर्टी का एग्जीक्यूशन करा दिया जाए, प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करा के हमको वापस दे दी जाए। तो यहां से आपका सेक्शन नंबर 50 से 2 क्वेश्चन मानते हैं कि वो कहां पे जाएगा, तो ऐसा निष्पादन न्यायालय होगा जो कि उसको देखेगा। तो बात आती है कि विधि की दृष्टि से उस पर वो व्यक्ति जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उस प्रॉपर्टी पर काबिज होना चाहिए। अब बात हमको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर बात करते हैं तो आप 3 लाइन में एक बात बता दीजिए कि मृत व्यक्ति की संपदा पर विधि की दृष्टि से क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है और उस पर दखलंदाजी करता है, और प्रतिनिधि के रूप में वो वाद ला सकता है या वाद लाया गया है, और वह व्यक्ति उस पक्षकार के मरने पर संपत्ति जिसको न्यायगत होती है, और जो इस प्रकार वाद लाया है जिस पर ऐसा वाद लाया गया। देखिए घुमा दी है पूरी डेफिनेशन, अगर बेरक की आप डेफिनेशन देखेंगे तो घूम जाएंगे पूरी तरीके से। तो आपको घूमना नहीं है, आपको उस मकसद पे पहुंचना है कि उसकी डेफिनेशन का रूप क्या हुआ। तो अभी भूल जाइए बेरक को, अब हम जनरल रूल में समझते हैं। अगर जनरल रूल में आप समझ लेंगे तो आप इस बात को समझ लेंगे कि आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपका तैयार हो गया। तो आपको इतना ध्यान देना है क्योंकि आपको एग्जाम देना है, एग्जाम की दृष्टि से आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, वो आपका गलत नहीं हो। तो क्वेश्चन आपके कहां कहां से बनते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन आपके 2 तरीके से बनते हैं। पहले तो पूछ लेगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कहां पर डिफाइन किया गया है, तो आपका एक सेक्शन से क्वेश्चन बनता है, और एक बनता है आपका परिभाषा खंड से, और आपका एक क्वेश्चन बनेगा सेक्शन नंबर 50 से। तो 3 टाइप के आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले आप बताएंगे सेक्शन नंबर 2 का 11। ये बात तो आपकी समझ में आ गई कि 2 का 11 जिसको कहा जाता है, शॉर्ट में समझिएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एक बात में अब यहां आपको 3 बातें समझ लेना है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव में कौन शामिल है, वह व्यक्ति, समझिएगा, वह व्यक्ति जो विधि की दृष्टि से निष्पादित किया गया हो उसको आधार दे दिया गया हो, वह व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपदा पर विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है। तो बात किसकी आई, वह व्यक्ति जो किस पर, मृतक की संपदा पर। तो एक तो वह व्यक्ति एक लाइन में आ गया। अब दूसरा कौन है, मृत व्यक्ति जो मर गया है। तो वह व्यक्ति मृत व्यक्ति की किस पर, संपदा पर। और कैसे, विधि की दृष्टि से, विधि की दृष्टि से क्या कर रहा है, प्रतिनिधित्व करता है। प्रतिनिधित्व करता है। एक लाइन में बात समझ आ गई। और अब आ जाता है दूसरा पॉइंट, यहां लगा दीजिए, और या
या क्या कर रहा है, उस मृत व्यक्ति की संपत्ति पे क्या कर रहा है, ये बात यहां से ले लेंगे, मृत व्यक्ति की संपत्ति पर क्या कर रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है, दखल अंदाजी कर रहा है उसका, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति मृतक की संपत्ति पर दखल अंदाजी कर रहा है। अब एक और बात आ जाएगी, अब कौन होगा, अब ये होंगे, यानी कि ये आ जाएंगे यहां, ये क्या कर रहे हैं, जिस पर वाद लाया गया है, जिस पर वाद लाया गया है, या लाया जाना है, समझिएगा, या लाया जाना है। तो जिस पर वाद लाया गया है या लाया जाना है, किसको, इनको, जिसको संपत्ति न्यायगत होती, यानी किसकी संपत्ति, इसकी संपत्ति, आप समझिएगा, इसकी संपत्ति, मृत व्यक्ति की संपत्ति न्यायगत होती, वही कौन है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। एक लाइन में समझा दीजिए कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है, तो जो मृत व्यक्ति की संपदा पर विधि की दृष्टि से क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, मृतक की संपत्ति पर दखलंदाजी करता है और विधि के रूप में वाद लाता है, लाया जाता है, और वह व्यक्ति उसका पक्षकार, जो मृतक की संपत्ति उसे मरने के बाद न्यायगत होती, जो वाद लाता है या लाया जाता है। देखिए सिंपल डेफिनेशन बन गई ना। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आती, अगर आपको मेंस में लिखना हो तो आप क्या करेंगे, रट के लिखेंगे, नहीं आएगा आपको समझ में, क्योंकि आप भूल जाएंगे, लिख कर देखिएगा, नहीं लिख पाएंगे। तो आप एक लाइन में बता दीजिएगा कि सबसे पहले वह व्यक्ति जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, सबसे पहले वो व्यक्ति जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, किस बात के लिए, मृतक की संपदा पर विधि की दृष्टि से क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, या उसकी संपत्ति पर दखलंदाजी करता है, कौन, जिस पर वाद लाया गया है या लाना चाहता है। ऐसा कौन सा होगा जिसके मरने के बाद वो संपत्ति उसको न्यायगत हो जाती, हो गई ना सिंपल भाषा। अगर आप ऐसे समझते तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 50 पे आ जाइए आप। तो ऐसा सेक्शन नंबर 50 पर वो कौन सा व्यक्ति होगा जो प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट कराना चाहता है। तो ऐसा व्यक्ति हमने बताया ना दखलंदाजी करता है, तो ऐसी प्रॉपर्टी पर काबिज है जो निर्णीत ऋणी जिसके फेवर में जजमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, दोनों लोग आ जाएंगे। यानी कि जिसके फेवर में जजमेंट हुआ है या नहीं हुआ है वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और निर्णीत ऋणी ऐसा व्यक्ति होगा, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई डिक्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है। तो निर्णीत ऋणी कौन होगा, यानी कि एक लाइन में आप बताएंगे कि निर्णीत ऋणी ऐसा जजमेंट डेप्टर की बात की गई है, जो डेफिनेशन में आप देख लेंगे सेक्शन नंबर 210। तो पहले हम यहां जान लें सेक्शन नंबर 210, तो आपको यहां समझ में आ जाएगा कि 210 क्या कहता है। तो 210 की अगर हम बात करते हैं कि ऐसा व्यक्ति निर्णीत ऋणी जिसके विरुद्ध डिक्री पास की गई है या निष्पादन योग्य कार्यवाही की जानी है। तो सेक्शन नंबर 210 आप थोड़ा सा देख लीजिए कि सेक्शन नंबर 210 में जो बात बताता है कि वो कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, तो हम पढ़ लेंगे इसके साथ सेक्शन नंबर 210। देखिए ध्यान रखिएगा कि मैं जो चीज आपको बता रही हूं वो एक तरीके से आपको बेरेक्ट में तो मिलेगी, लेकिन आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो बात आ जाती है निर्णीत ऋणी। सेक्शन 50 पे हम बाद में जाएंगे, क्योंकि वर्ड आपको समझ में नहीं आएंगे तो आप वो चीज नहीं कर पाएंगे। जजमेंट डेप्टर जिसे कहा जाता है,
अगेंस्ट, देखिए डेफिनेशन निगेटिव है। एक होता है डिक्री होल्डर, एक होता है जजमेंट डेप्टर। डिक्री होल्डर वो होगा जिसके पक्ष में डिक्री दी गई है, ठीक है। तो डिक्री होल्डर और जजमेंट डेप्टर दोनों में अंतर आ गया ना। तो ये डिक्री होल्डर नहीं है, इनके अगेंस्ट डिक्री हुई है। तो अब ये क्या करना चाहते हैं, ये अपना प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, क्योंकि हमने बात दोनों की थी, अपोजिट पार्टी भी होगी और फर्स्ट पार्टी भी होगी, प्लेंटिव भी हो सकते हैं, डिफेंडेंट भी हो सकते हैं जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव में काम कर रहे हैं। तो यानी कि अब ये निर्णीत ऋणी है, इनके पक्ष में डिक्री नहीं हुई है, इनके अगेंस्ट हो गई है, इनके अगेंस्ट डिक्री है। तो ये क्या कर सकते हैं, तो ये अब जाएंगे कहां, सेक्शन नंबर 50 ले लीजिए। तो ये क्या कर सकते हैं, कोर्ट से गुहार लगाएंगे, एक आवेदन देंगे, किस बात के लिए, उसको सेटिसाइड कराने के लिए, यानी डिक्री की तुष्टि कराने के लिए, तुष्टि कराने के लिए, सेटिसाइड कराने के लिए ये क्या करेंगे, एक आवेदन देंगे। कहां पर, जो निष्पादन न्यायालय होगा उसको ये बात बताएंगे कि निर्णीत ऋणी की मृत्यु हो गई है। अब हम क्या बनना चाहते हैं, इसमें हम पार्टीज बनना चाहते हैं। किस रूप में, लीगल रिप्रेजेंटेटिव में। तो 110 का एप्लीकेशन दे ही देंगे, वो आप समझते ही हैं। 110 का एप्लीकेशन दे देंगे, किस बात के लिए, कि मैं इसमें पार्टी बनना चाहता हूं और एक तरीके से मैं अब इस संपत्ति पर काबिज होना चाहता हूं। तो आप क्या करिए, या तो पक्षकार अपना आवेदन करेगा, या उसके आवेदन को जो वो दिया जाएगा उसको कोर्ट क्या करेगा, स्वीकार कर सकता है या अस्वीकार भी कर सकेगा। और ऐसा डिक्री देने वाला न्यायालय, वो उसको लगता है कि निष्पादन करा दिया जाए तो निष्पादन भी करा देगा। तो एक बार में देख लीजिए, सेक्शन 50 जो कह रहा है कि क्या कर सकता है, कि अगर निर्णीत ऋणी की मृत्यु हो जाती है, निर्णीत ऋणी की मृत्यु, बार बार बता रही हूं मैं, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, जजमेंट डेप्टर की बात करना है, कि अगर निर्णीत ऋणी की मृत्यु हो जाती है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, कोर्ट में आवेदन देगा, किस बात के लिए, यानी कि डिक्री की तुष्टि कराने के लिए, उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए, सेटिसाइड कराने के लिए एक आवेदन दे सकता है। किस कोर्ट को, और वो कौन सा कोर्ट होगा, निष्पादन न्यायालय को, जिसने डिक्री पारित किया है, जिसने डिक्री को भेजा है, सेटिसाइड कर दिया है, वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। तो ऐसे लोग डिक्री का निष्पादन उस कोर्ट से अपनी बात कहने के लिए गुहार लगा सकते हैं। तो इसमें दो बातें आती हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति, तो डिक्री धारक आवेदन करके इस बात को कह सकता है कि हमारे डिक्री को आप सेटिसाइड कर दीजिए, उसकी तुष्टि करा दीजिए। तो बात आती है सेक्शन नंबर 50 की। तो एक बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसा कौन सी बात होगी जो विधिक प्रतिनिधि होता है। विधिक प्रतिनिधि बस विधि की दृष्टि में एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो कि अपनी बात कह सकता है, कोर्ट के सामने हाजिर हो सकता है और बस वो प्रूफ ले आए, इसको मान लिया जाएगा। तो सब चीज में तो एविडेंस आ रहा है, एज ए सिविल केसेस चाहे क्रिमिनल केसेस, आप एविडेंस ले आइए। तो सबूत का भार तो आप जानते ही हैं, ऐसे चलता है, सबूत का पलड़ा जिसकी तरह भारी होगा उसके पक्ष में निर्णय हो जाएगा। तो जो कोई न्यायालय से निर्णय लेना चाहता है, सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो कि कोर्ट से गुहार करता है कि आप मेरे पक्ष में निर्णय दें। तो बेटा एक बात को ध्यान रखिएगा कि सीपीसी थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट जरूर है, लेकिन एक बार मुझसे पढ़ने के बाद आपको सीपीसी जल्दी समझ में आने लगेगा, क्योंकि हम जो चीजें हैं उसको हम वैसे के वैसा नहीं बताएंगे, उसको इजी कर देंगे। और उसको इजी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप बेरक को तोड़ दीजिए, आपको चीजें खुद समझ में आएंगी। आपको एक बार में बेटा बेरक समझ में नहीं आएगा, ये मैं कह रही हूं। एक बार में पढ़ने पे बेरक समझ में नहीं आएगा। एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, फिर आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि बेरक की जो लैंग्वेज है इतनी जल्दी आप कैच नहीं कर पाएंगे। जो न्यू स्टूडेंट है वो तो जल्दी कैच नहीं कर पाएंगे, और जिसने एक बार बेरक लाइन टू लाइन पढ़ लिया उसको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब आपके देखिए 3 क्वेश्चन बन गए, यहां से समझिएगा।
पहले तो आपसे पूछ लिया जाएगा लीगल रिप्रेजेंटेटिव किस सेक्शन में है, तो आप आंख बंद करके भी बताएंगे सेक्शन नंबर 211 में। और कौन होता है जो मृतक की संपदा पर काबिज होना चाहता है, उसकी संपदा पर दखल अंदाजी करता है, जो व्यक्ति मर गया है उसकी संपत्ति पर अपने को न्यायगत कराना चाहता है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। सिंपल भाषा बता रही हूं, इसके अलावा कोई परिभाषा नहीं है। बेयर एक्ट में क्या लिखा है, हम उसके अगेंस्ट भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम परिभाषा को खत्म भी नहीं कर रहे, तोड़ भी नहीं रहे हैं। एज इट इज जैसी की तैसी है भाई, जो व्यक्ति मर गया उसकी संपत्ति पर काबिज हो गया है। अब जैसे कि आप आम भाषा में भी जानते हैं, पूछा जाता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो आप बता देंगे विधिक प्रतिनिधि। भाई हम आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कौन, मान के चलिए हमारे दादा थे, उनकी प्रॉपर्टी थी, तो कौन हो जाएगा, हमारी माँ हो जाएगी, हमारे पिताजी हो जाएंगे और हम हो जाएंगे, तो बन गए ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो इसको क्या कराना है, बस सीधी भाषा में बताना है। लॉ जो है आपकी सरल भाषा में ही होना चाहिए। बेयर एक्ट में जो भाषा दी है, क्योंकि वो सबको तो नहीं पढ़ना है, लेकिन जिनको पढ़ना है उसको भाषा का ज्ञान होना चाहिए। तो इसी में एक लाइन में बात आ जाती है कि जब हम बात करते हैं कि कौन होगा जो मृतक की संपदा पर दखल अंदाजी करता है और जो मृतक की संपदा पे अपना हक न्यायगत करना चाहता है, वही क्या है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो बात सेक्शन नंबर 50 की आती है। यहां से आपके 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। जहां डिक्री तुष्टि किए जाने से पहले निर्णीत ऋणी की मृत्यु हो जाती है, वहां डिक्री धारक डिक्री पारित करने वाले न्यायालय से आवेदन करेगा और उसका निष्पादन मृतक की विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध करे। तो अब बात आप समझ लीजिए, कि अगर डिक्री पारित होने से पहले, सेक्शन 50 की बात कर रही हूं, डिक्री पारित होने से पहले, बेयर एक्ट को ओपन रखिए, सेक्शन 50 देखिए कि डिक्री पारित होने से पहले जजमेंट डेप्टर की बात कर रही हूं। जजमेंट डेप्टर इनकी क्या हो गई, ये मर गए। अब डिक्री धारक कौन होगा, डिक्री धारक वो होगा जिसके पक्ष में डिक्री की जानी है। तो वो क्या करे, न्यायालय को एक आवेदन दे सकता है कि इसको क्या किया जाए, इसकी तुष्टि करा दी जाए। तो बात सेक्शन 50 यही कहता है कि न्यायालय से आवेदन करेगा, उसका निष्पादन मृतक के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध करे। तो हो गया लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ये किसकी बात कर रहा है, ये अपोजिट पार्टी की बात कर रहा है बेटा, अपोजिट पार्टी की। तो जहां डिक्री ऐसे विधिक प्रतिनिधि के रूप के विरुद्ध की जाती है जहां वह मृतक की संपत्ति के उस परिणाम तक दायी होगा जितने परिणाम तक वह संपत्ति उसके हाथ में आई है और सम्यक रूप से व्यनित नहीं कर दी गई है, और डिक्री निष्पादन करने वाले न्यायालय ऐसा दायित्व अभिनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए स्वयं प्रेरणा से डिक्रीदार के आवेदन पर ऐसे लेखाओं को जो वह न्यायालय ठीक समझे पेश करने के लिए विधिक प्रतिनिधि को विवश कर सकेगा। यानी सो मोटो भी कर रहा है। अब लाइन में समझ लीजिएगा, कौन ऐसा व्यक्ति होगा। आ जाते हैं सेक्शन नंबर 50। सेक्शन नंबर 50 तो हमने देखा सेक्शन नंबर 211 और उसके बाद आ गया सेक्शन नंबर 50। तो सेक्शन नंबर 50 में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बताया गया है। तो जहां डिक्री तुष्टि किए जाने से पहले, समझिएगा, जहां डिक्री तुष्टि किए जाने से पहले, सेटिसाइड होने से पहले, किसकी, यानी कि क्या कराना है, डिक्री को तुष्टि कराना है, सेटिसाइड कराना है। और ऐसे समझिएगा, जहां डिक्री को तुष्ट किए जाने से पहले, सेटिसाइड किए जाने से पहले, यानी कि जहां डिक्री को, समझिएगा, डिक्री को, अब किसकी बात कर रहा है ये, समझिएगा, तुष्टि। ये लाइन, इस बात को समझिएगा,
जहां डिक्री तुष्टि किए जाने से पहले, ये किसकी निर्णीत ऋणी, जजमेंट डेप्टर। अब जजमेंट डेप्टर आप समझ ही गए होंगे, जिनके विरुद्ध अगेंस्ट में डिक्री पास की जानी है। तो उनके विरुद्ध होने से पहले क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई, ये मर गए, ये मर गए। तो क्या करेगा, डिक्री धारक कौन आ जाएगा यहां पे, यानी कि ये डिक्री धारक आ गए। अब डिक्री धारक क्या करेगा, कोर्ट को आवेदन करेगा। किस बात के लिए आवेदन करेगा, किस बात के लिए, कि मैं अब विधि की दृष्टि से विधिक प्रतिनिधि के रूप में आवेदन कर रहा हूं, मैं इसको देखूंगा। तो ऐसा व्यक्ति आवेदन करेगा जिसका मृत्यु का वो विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध कार्य करे। तो अब क्या कर सकता है कि कोर्ट किस बात को देखेगा, या तो आवेदन पर देखेगा या सोमोटो स्वप्रेरणा से। ऐसे लेखाओं को जो न्यायालय ठीक समझे पेश करने के लिए विधिक प्रतिनिधि को विवश कर सकेगा। तो किसको कह रहा है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव से कहेगा कि अब आप इस पे काबिज होना चाहते हैं तो आप अपनी चीजें, अपने डॉक्यूमेंट्स ले आइए और हमको बताइए, तो हम क्या करें, संपत्ति की तुष्टि करा दें, यानी डिक्री को तुष्ट करा दें, सर्टिसाइड करा दें। तो उसकी मृत्यु पहले हो रही ना, तो वही हमने देखा सेक्शन 211 में कि मरने से पहले जब संपत्ति न्यायगत होती, जिसको होना चाहिए थी, वो व्यक्ति क्या कर सकता है, यानी कि एक तो दखलंदाजी की बात कही गई है और दूसरी बात किस बात की गई है, कि जो संपत्ति पे न्यायगत होता। तो यहां बात समझ में आ गई, डिक्री धारक कौन होगा और डिक्री होल्डर क्या होगा और जजमेंट डेप्टर क्या होगा। तो आज हम केवल सेक्शन नंबर 211 को इतना ही जानेंगे। अभी सेक्शन 50 पे ना आइए, क्योंकि थोड़ा सा इसमें चीजें टफ है, समझने में टाइम लगेगा। लेकिन 2 लाइन में आप बस समझ लीजिएगा, जजमेंट डेप्टर की क्या हो गई है, डिक्री पास होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। तो डिक्री धारक क्या करता है, कोर्ट को आवेदन दे सकता है कि मैं प्रतिनिधित्व करना चाहता हूं। तो कोर्ट क्या कहेगा, उससे आप अपने लेखा ले आइए, अपने सबूत ले आइए और आप जो है अपनी बातों को कहिए। तो चाहे डिक्री धारक उस आवेदन करे या कोर्ट सो मोटो उस बात को कहे, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो यही 2 क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है, तो डिक्री धारक कर सकता है या कोर्ट सो मोटो भी इस बात को कह सकता है कि आप अपने आवेदन पत्र ले आइए और हमको बता दीजिए अगर आपको डिक्री की तुष्टि कराना है। तो कहने का ये मेरा मतलब है कि जो भी आप पढ़ें उसको चीजों को समझें और समझने के बाद बताएं कि इसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है। सीधी सी बात, जो मृतक की संपदा पर दखलंदाजी करता है, जिसको संपत्ति न्यायगत होनी है। तो आज के लिए इतना ही है और इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलते रहें। और एक बात समझ लीजिएगा कि लहरों के साथ हर कोई तैर लेता है, लहरों के साथ तो हर कोई तैर लेता है, लेकिन इंसान में बखूबी जब बात हो जब वो लहरों को चीर के निकले। तो बहती हुई नदी में तो सबको तैरना आसान हो जाएगा, लेकिन जहां पर बहती हुई नदी नहीं है, रुका हुआ जल है, उसको चीर के आप निकले तब आपको समझ में आएगा। तो आसानी से तो पढ़ाई करना सब समझ में आ जाएगी, लेकिन हर चीज को एक एक पॉइंट को आपको तोड़ना आना चाहिए। बेयर इट का क्या मोटिव होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको पता होना चाहिए सेक्शन हमें किसके साथ पढ़ना है। तो सेक्शन 211 के साथ आप सेक्शन नंबर 50 थोड़ा सा रिवाइज करिएगा। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा सा इसको और बताएंगे, क्योंकि सेक्शन नंबर 50 अभी आपका क्लियर नहीं है। एक बार आप जब पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ अब जो है आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगा वो हम लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे ही देंगे, लेकिन सेक्शन नंबर 50 पे देंगे। और जो हमारा होगा आपको मिलेगा मीन्स प्रॉफिट, यानी कि अंतःकालीन लाभ। तो जब अंतःकालीन हम बताएंगे आपको तो आप उसको थोड़ा सा तैयार करके रखिएगा कि मीन्स प्रॉफिट क्या होता है और मीन्स प्रॉफिट में क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है, क्या क्या समझना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।